नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बी एच डी एल ए 135 के चैप्टर नंबर 1 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। अब तक हम इस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि है देवनागरी लिपि, और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्तनी क्या है और वर्तनी के कुछ नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि शब्दों का लिखित रूप उसकी क्या कहलाती है, वर्तनी कहलाता है। ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब क्या होता है, शब्दों में इतनी ज़्यादा भिन्नताएं हैं जिसकी वजह से उसको लिखना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखो 4 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। संबंध, संबंधी लिखे हैं चारों ओर, संबंध 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 संबंध। अब देखो वर्ड एक ही है संबंध, लेकिन लिखने के तरीके देखो कितने हैं, 4। अब देखो ये चारों रूप आपको दिखाई भी देते हैं किताबों में। कई बार संबंध पहले वाले तरीके से लिखा जाता है, कई बार दूसरे, कई बार तीसरे और कई बार चौथे। अब इससे सीखने वाले को कठिनाई होती है कि भैया मैं लिखते समय किस चीज़ का प्रयोग करूँ। खासतौर पर वो बच्चे जो एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में ये बड़ी संभावना बनी रहती है कि मैं रिटर्न में कैसे चीज़ों को लिखूं, कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं ये सही तो नहीं है। ये बड़ी समस्या रहती है। तो ऐसे में जो हिंदी निदेशालय है, हिंदी निदेशालय ने ये सलाह दी कि हम हर पंचम वर्ण को उससे पहले क्या करेंगे, अनुस्वार से दिखाएंगे। तो अब आप कहोगे पंचम वर्ण क्या होता है और अनुस्वार क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जो अंग की बिंदी लगती है इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और अगर आप व्यंजन वाली टेबल देखोगे यहाँ पर तो व्यंजन वर्ग वाली जो टेबल है इसे मैंने बताया था आपको, ये 5 वर्गों में बटी हुई है। का वर्ग, जब हम बात करते हैं का वर्ग की तो का वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, का खा गा घा डा। जब मैं बात करूंगा चा वर्ग की तो चा वर्ग का मतलब है चा छा जा झा इया। जब मैं कहूंगा टा वर्ग तो टा वर्ग कौन सा है, ये टा ठा डा ढा ना। जब मैं कहूंगा ता वर्ग तो ता वर्ग मतलब क्या है, ता था दा धा ना। जब मैं कहूंगा पा वर्ग तो पा फा बा भा मा। बस यहीं तक की हम बात कर रहे हैं। तो हर वर्ग में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। तो हर वर्ग में 5 अक्षर हैं और वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी 5। तो पहला वर्ग कौन सा है, का वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा है, चा वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा है, टा वर्ग। और चौथा वर्ग कौन सा है, ता वर्ग। और पांचवा वर्ग कौन सा है, पा वर्ग। अब इसमें जो पांचवा अक्षर है यानी कि डा, इया, डा, ना और मा, तो ये पांचवा अक्षर है ना जो हर वर्ग का, इन्हीं पांचवें अक्षर को हम पंचम वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो पंचम वर्ण है यानी कि जो पांचवा अक्षर है हर हर वर्ग के लास्ट का जो पांचवा अक्षर है इसे क्या कहेंगे, पंचम वर्ण कहेंगे। अब यहाँ पर ये यही कह रहा है कि ये जो पंचम वर्ण है इस पंचम वर्ण को हम किसके माध्यम से दिखाएंगे, ता था धा धा को किस माध्यम से दिखाएंगे, हम इसे अनुस्वार के माध्यम से दिखाएंगे। अनुस्वार का मतलब होता है जो अंक की बिंदी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। जैसे यहाँ पे लिखा है अंत, तो अंत को वैसे आप नीचे जो लिखा है पूर्ण रूप से वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन आजकल मानक रूप क्या चल रहा है, अब हिंदी में स्टैंडर्ड क्या चल रहा है कि आप अंक की बिंदी लगाओगे। ऐसी पंथ में देखो अंक की बिंदी लगी हुई है, बंद में देखो अंक की बिंदी लगी हुई है, अंधा में देखो अंक की बिंदी लगी हुई है। ठीक है भाई। तो अब जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज चल रही है, जो हिंदी का मानक रूप चल रहा है, उसमें अंक की बिंदी का यूज़ करा जा रहा है, जबकि आधा ना को यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे। जैसे लिखा है संबंध, हिंदी, टंकण, चंचल, गंगा, मंत्री, झंडा, झंझा, संभव, पंक्षी, संघ, कंठी। ये सारे जो एग्जाम्पल, इसमें भी देखो अंक की बिंदी लगी हुई है। और जो व्यंजन को बोलते समय जो है स्वर जो है उसकी कुछ मात्रा नाक से निकले वो नासिक के व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब हम इस टाइप से लिखेंगे हर एक बंदा क्या करेगा, अंक की बिंदी का यूज करेगा। हर जगह किताबों में अंक की बिंदी का यूज होगा तो भाषा में एक रूपता आएगी। इससे क्या होगा, हर एक व्यक्ति भाषा को एक ही रूप से लिखना सीख जाएगा और इससे क्या होगा, आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें शुद्ध और अशुद्ध लिखी हुई हैं। जैसे पुण्य को कैसे लिखते हैं, सही रूप एक तरफ लिखा हुआ है और गलत रूप ऐसा लिखा हुआ है। तो जब हम पुण्य, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं पुण्यम, तो ये गलत हो जाएगा। गन्ना, गन्ने को अगर आप अंक की बिंदी लगा दोगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। साम्य में अंक की बिंदी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। निम्न में अंक की बिंदी लगा दोगे गलत हो जाएगा। तो आपको लिखते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं एक एक नंबर के, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। अब हम बात करते हैं वर्तनी के नियम की। तो जैसा कि हम सभी को पता है शब्दों का लिखित रूप क्या होता है, वर्तनी कहता है, वर्तनी कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, हिज्जे भी कहते हैं। हिज्जे का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कई बार हिज्जे मिला रहा है। हिज्जे का मतलब है शब्द से शब्द को मिला रहे हैं हम। तो जैसे अब क्या होता है,
जब हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो उस उच्चारण को सुनने वाला बंदा लिखेगा तो उसने जैसा सुना वो वैसे लिखेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, शब्दों का लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाता है और इसी को हम हिज्जे कहते हैं। इसकी नीचे वाली लाइन देखो क्या लिखा है, किताब। तो किताब को कैसे लिखा जाता है, छोटी ई की मात्रा के साथ, लेकिन अगर आप इसे बड़ी ई की मात्रा के साथ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वर्तनी को हम लिखे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कब सही है और कब गलत है। तो अगर आपने गलत लिख दिया तो उसका अर्थ भी गलत निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है, मैं फल खा रहा हूँ। अब मैं फल खा रहा हूँ में दो एक की मात्रा आती है, लेकिन अगर आप इसमें एक की मात्रा लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, मैं फल की जगह पल लिखोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मैं का मतलब होता है मैं, और मे का मतलब होता है अंदर। यानी कि मैं लिखोगे दो मात्रा चढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या होता है कि आप व्यक्ति की बात कर रहे हो, जबकि आप एक मात्रा चढ़ाओगे तो आप ये क्या कर रहे हो, आप ये किसी के अंदर की बात कर रहे हो। ऐसी फल की जगह अगर आप पल लिख दोगे, कोई बंदा आप बोल रहे हो फल, कोई सुनाई दे रहा है पल किसी को, तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे में हमें वर्तनी में ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी लगातार प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो, वर्णमाला में ना चंद्र बिंदु नहीं है। वर्णमाला में अंग के बाद अंग आहा आता है, लेकिन हम उसे लिखित रूप में चंद्र बिंदु के माध्यम से दिखाते हैं। और चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं भाई, तो अंक की बिंदु को क्या बोलते हैं। अंक की बिंदु को मैंने बताया था अभी आपको, अगर आप यहाँ पर देखोगे, लास्ट वाले जो लेक्चर है हमारा उसे देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, जो अंक की बिंदु उसे तो अनुस्वार कहते हैं, और जो दो बिंदु पीछे आती है उसे तो विसर्ग कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में कर रखी थी, तो वहाँ पर आप ध्यान रखना। तो जब हम चंद्र बिंदु का यूज़ करते हैं, जबकि वो उसमें वर्णमाला में चंद्र बिंदु है नहीं, तो उसका यूज़ कैसे करें, तो देखो यहाँ पे लिखा है हंसना, आँख, पूंछ, बूंद, दांत, ऊँट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इस प्रकार से आज जो मानक लिपि में यूज़ किया जा रहा है, ये इसका यूज़ इसीलिए किया जा रहा है ताकि ना आने वाले टाइम पे दिक्कतों से हम बच जाएं। इसके अलावा जब किसी व्यंजन में ऊपर की मात्रा लगती है, जैसे ए की मात्रा, ई की मात्रा, तो वहाँ पर चंद्र बिंदु का यूज़ गलत होता है। वहाँ पर आप कभी भी चंद्र बिंदु का यूज़ नहीं करोगे। यानी कि जिन लेटर्स में, जिन अक्षरों में ऊपर कोई मात्रा नहीं आ रही तो हम चंद्र बिंदु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, चंद्र बिंदु का। लेकिन अगर ऊपर कोई मात्रा आ रही है तो चंद्र बिंदु का आप प्रयोग करो तो गलत हो जाएगा, वहां पर आपको अंग की बिंदी लगानी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है, यानी कि ऊपर मात्रा आएगी तो आप अंग की बिंदी लगाओगे, लेकिन अगर ऊपर मात्रा नहीं आ रही तो आप चंद्र बिंदु लगाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अंक जो चंद्र बिंदु है इसे बोलते हैं हम अनुनासिक, अंक की बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो पंचमाक्षर क्या होते हैं, कोई आपसे पूछ ले पंचमाक्षर क्या होते हैं, तो मैंने अभी बताया था आपको कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, हर किसी का जो पांचवा अक्षर है उसे हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। और इसी के लिए हम ज़्यादातर अंक की बिंदी का यूज़ करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं दो और अक्षरों के बारे में। एक अक्षर होता है डा और एक होता है ढा। ठीक है भाई, तो देखो डा डमरू अलग है और डा खाली अलग है, जबकि डे डमरू और डे खाली में अंतर क्या है, डे डमरू जो है उसमें नीचे जो है वो बिंदी नहीं आती है, और डे खाली में क्या आता है, नीचे बिंदी आती है। ठीक है भाई, तो अब इसका यूज़ कैसे होगा, तो देखो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये ना वर्तनी की बड़ी समस्याएं बताई जा रही है यहाँ पर, कि देखो बोलने में एक जैसी लग रही है चीज़ें, लिखने में क्या है अलग अलग हैं, और अगर एक जैसा यूज़ करोगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डोली, डूबना, तो यहाँ पे डा से डमरू वाला यूज़ होगा। इसी प्रकार से खड़ग, कार्ड, गुड्डी। अनुस्वार के बाद देखोगे डा का यूज कैसे हुआ है, पंडित, कांड। इसी प्रकार से उपसर्ग में देखोगे तो आप निडर, बेडोल। जबकि अड़े खाली का यूज कैसे होता है, तो आपने देखा होगा लड़का, पेड़, बड़बड़, लड़की, सांड, जड़ता, सड़क। इन सब में देखो अड़े खाली का यूज हुआ है। तो डा और अड़े खाली में बहुत अंतर है। बात ये आती है कि उसका उच्चारण कैसे हो रहा है। अगर बोलने वाले गलत बोल रहा है तो लिखने वाला तो गलत लिखेगा ही लिखेगा। तो इतनी बात पता चल गई आपको। अगर आपसे एग्जामिनर को पूछेगा कि वर्तनी के नियम बताओ, तो सबसे पहले आप वर्तनी की समस्या बताओगे कि भैया वर्तनी के नियम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वर्तनी में बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं में से इन समस्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स आप बताओगे। तो अगर आपको नियम की जानकारी नहीं है तो वर्तनी में दोष आएंगे, और नियमों की जानकारी है तो आप वर्तनी के दोषों को दूर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें ढा और ढा में अंतर ही नहीं पता होता, उन्हें डा और ए खाली में अंतर ही नहीं पता होता। तो जब उन्हें अंतर ही नहीं पता तो वो लिखेंगे भी कैसे। तो मुद्दा ये होता है कि वर्तनी के दोषों को दूर कैसे करें। तो वर्तनी के दोषों को दूर करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले उसका उच्चारण सही किया जाए, और उसके बाद एक मानक लिपि हो, और जहाँ पर एक जैसे अक्षरों के लिए एक जैसे ही अक्षर हर जगह यूज़ किए जाएं, ये नहीं कि किसी भाषा में कुछ और किसी भाषा में कुछ और। अब ऐसे में भाषा में ना पता है क्या होता है, सिर्फ अक्षरों का खेल नहीं होता,
भाषा में और भी बहुत सारे नियम होते हैं। इसके अलावा हिंदी की बात करोगे तो हिंदी की समस्या पता है क्या है? हिंदी में अनेक भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। जैसे संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए हैं, कार्य, रक्षा, अध्ययन, ये सब कहाँ है? संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए हैं। इसी प्रकार से अरबी भाषा से, फारसी भाषा से शब्द लिए गए हैं, जैसे कि मालूम, फ़ायदा, नकल, उम्र, मदरसा, ये शब्द यूज़ किए जाते हैं। इंग्लिश के बहुत सारे शब्द हिंदी में कॉमन यूज़ किए जाते हैं, जैसे साइकिल, रेल, डॉक्टर, टेलीफोन, डॉक्टर, माउस, कीपैड, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। अब देखो जो संस्कृत के शब्द हैं, ये आपको ज़्यादातर ना विसर्ग के रूप में मिलेंगे, पीछे 2 बिंदियाँ लगी होंगी, ठीक है? संस्कृत के शब्दों में शब्द के अंतर में ह्रस्व स्वर आते हैं। अब आप कहोगे ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनसे वायु कम मात्रा में निकलती है, और दीर्घ स्वर जिनको बोलने में लंबा समय लगता है। देखो, जिन अक्षरों को बोलने में कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व स्वर, और जिन अक्षरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। ये बात ध्यान रखना, ग्रामर में कोई पूछे आपसे ह्रस्व स्वर क्या हैं, तो जिन भी अक्षरों को बोलने में आपको कम समय लगेगा वो कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। जबकि जिनको बोलने में आपको ज़्यादा समय लगेगा वो कौन से कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। तो संस्कृत के शब्दों में री, शा, छा, ज्ञा, डा, ये सब विसर्ग क्या रूप में मिलते हैं, या फिर इन ये अक्षर मिलते हैं आपको बहुत सारे। तो आप समझ जाना ये शब्द किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। इसी प्रकार से अगर आप बात करोगे, संस्कृत में जितने भी ह्रस्व स्वर हैं, इसमें ई और ऊ आते हैं, जैसे जाति, गति, तिथि, अस्थि, वायु, आयु, ये सब संस्कृत शब्द हैं। जबकि उर्दू के शब्दों में ह्रस्व स्वर नहीं आते, यानी कि वो अक्षर नहीं आते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। इसी प्रकार से जैसे आप देखोगे बहुत सारे शब्दों में का आता है, खा आता है, जा आता है, फा आता है, गा आता है, ये सब कैसे शब्द होते हैं? अरबी फारसी शब्द हैं। जैसे बाकी, राजी, बागी, गुफ्तगू, ये सब क्या हैं? ये दीर्घ अंतिम स्वर से ही लिखे जाएंगे, यानी कि इनको बोलने में लंबे भी समय भी क्या लगेगा? लंबा लगेगा। जैसे बोलो आप आ और आप बोलो का, तो आ में कम समय लगा और का में देखो ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आजकल आप वर्ड देखते हो डॉक्टर, ज़ेब्रा, ज़ीरो, जीप, जूम, ये सब कैसे हैं? अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं। क्लियर है भाई? संस्कृत के कुछ शब्दों में अंतिम स्थान पर माँ के उच्चारण के लिए अनुस्वार लगाया जाता है, जैसे एवं। एवं में देखो बिंदी लगी हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर सारे देखो एग्जाम्पल वैसे के वैसे लिखे हुए हैं। स्वयं, अहम, अन्य शब्दों में माँ के लिए अनुस्वार नहीं लिखा जाता। जैसे मौसम को आप ना अंक की बिंदी नहीं लगा सकते हो, एवं में लगा सकते हो। तो देखो कई जगह माँ के लिए क्या होगा? अंक की बिंदी लगेगी, और कई जगह आपको माँ पूरा लिखना पड़ेगा। ये भी हिंदी की बड़ी समस्या है भाई। तो हिंदी को आप लिखते समय जितना ज़्यादा हिंदी को पढ़ोगे उतने ज़्यादा अच्छे से हिंदी को लिख सकते हो। ठीक है भाई? तो यहाँ से कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, कौन सी चीज़ शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है। अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ना हिंदी के 40 से 50 क्वेश्चन मिलने हैं। डीएसएसबी के अगर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो डीएसबी का, 40 नंबर की हिंदी मिलती है। 5 से 6 क्वेश्चन शुद्ध और अशुद्ध के पूछे जाते हैं। तो अगर आप इग्नू की इन किताबों को अच्छे से पढ़ो ना, तो एटलीस्ट आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दोगे तो उसमें हिंदी में तो मात नहीं खाओगे आप। अब देखो आगे चैप्टर में क्या बताया गया है, हिंदी लिपि का मानकीकरण। तो देखो हमेशा ना लैंग्वेज के दो रूप होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। जब हम स्टैंडर्ड भाषा की बात करते हैं तो ग्रामेटिकली होती है, उसमें ग्रामर के कुछ नियम होते हैं, और यहाँ पर हम कुछ नियमों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये आप यकीन मानो आपको इसमें से बहुत सारे नियम नहीं पता होंगे। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं हिंदी की भाषा कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसे किसने घोषित किया है? हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। और इसमें समय समय पर संशोधन भी किया गया है। 2006 में इसकी एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई थी। अब देखो तो हमारी लिपि में क्या क्या है। तो सबसे पहले है संयुक्त वर्ण। अब देखो जो आ का डंडा लगता है ना, इसे हम खड़ी पाई कहते हैं। आ का डंडा जो लगता है उसे क्या कहते हैं? खड़ी पाई कहते हैं। और जितने भी जो स्वर हैं देखो वो स्वतंत्र होते हैं, और जितने भी व्यंजन होते हैं उनके अंदर स्वर हमेशा अपने आप क्या होता है? लगा होता है। तो जैसे देखो आप ख्याति, लग्न, विघ्न। अब देखो ख्याति में जो खा है वो पूरा लिखा जाता है, लेकिन इसमें से खड़ी पाई हटा दी गई है। तो जब संयुक्त व्यंजन का यूज होता है तो उसमें से क्या होता है? खड़ी पाई हम हटा देते हैं। हम कहते हैं आधा खा लिखा जाएगा, आधा खा नहीं, उसकी खड़ी पाई आपने हटा दी है। तो जो वो आ का डंडा लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? खड़ी पाई बोलते हैं। तो जब हम संयुक्त व्यंजन लिखते हैं, दो व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं, तो एक व्यंजन की खड़ी पाई क्या हो जाती है? हटा दी जाती है। इसी प्रकार से अन्य व्यंजनों में देखोगे तो संयुक्त अक्षर लिखने के अलग अलग तरीके हर व्यंजन के अलग अलग हैं। जैसे का और फा जब आप लिखते हो तो का और फा के लिए क्या करते हो? उसे आधा का, उसकी भी खड़ी पाई हट जाती है, जैसे संयुक्त, पक्का, दफ्तर। इसी प्रकार से डैच है, जय, डै, डै, जो ये संयुक्त अक्षर हैं इन्हें हलंत चिन्ह लगाकर दिखाया जाता है। जैसे लट्टू, तो लट्टू में क्या है? देखो दो एक साथ टा आ रहे हैं, तो एक में क्या करोगे? आप हलंत चिन्ह लगाओगे। बुढ़ा, आप देखो हलन चिन्ह लग रहा है। तो कई जगह हलन चिन्हों का भी यूज़ होता है।
इसी प्रकार देखो, आपने अगर BSDAE 182 के लेक्चर सुने ना, आपको बहुत आसान पड़ जाएगी ये चीज़ें, क्योंकि ये इस वाली किताब को वो ये समझ रहा है कि आपको ये किताब पूरी की पूरी आती है। तो इसमें रूल तो नहीं लिखे गए, सीधे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा रूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेक्चर लेंथी हो जा रहा है। तो संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? जहाँ पर दो व्यंजनों की शुरुआत हो रही है और खड़ी पाई उसमें से हट जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अन्य व्यंजनों के लिखने के तरीके अलग अलग हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम बात करें विभक्ति चिन्हों। तो देखो, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो विभक्ति चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। तो देखो, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है, अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि हर एक वाक्य में एक कर्ता होता है जो कार्य कर रहा होता है। जो कार्य वो करता है वो उसकी क्रिया कहलाती है, और उसमें एक कर्म भी होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो हिंदी में जो विभक्ति चिन्ह हैं, ये बताते हैं कि कर्ता का क्रिया से क्या संबंध है। जैसे कि आप देखो, लिखा है यहाँ पर राम ने, राम को राम से, स्त्री ने स्त्री को स्त्री से। तो ये जो ने लगा है, को लगा है, से लगा है, ये विभक्ति चिन्ह हैं, और ये हमें ये बताते हैं कि कर्ता का क्रिया से क्या संबंध है। इसी प्रकार से हर किसी का एक नाम होता है, और उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हर किसी का एक नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। लेकिन संज्ञा के लिए जो वर्ड यूज हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। इंग्लिश में क्या होता है? हर किसी का एक नाम है तो उसे क्या बोलते हैं? नाउन। और नाउन की जगह जो चीज़ आ जाए उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, मान लो राम, तो किसी व्यक्ति का नाम राम है, तो ये क्या है? संज्ञा है। लेकिन उसकी जगह हम कई बार क्या यूज़ कर सकते हैं कि वह, उसने, उसको, उससे, उस पर, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। तो विभक्ति चिन्ह से आपको क्या पता चलता है? तो विभक्ति चिन्ह से आपको ये पता चलता है कि शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है, और इसे हम किन अक्षरों से दिखाते हैं? ने, को, से। ये जो इस टाइप से वर्ड, इस टाइप से जो हम अक्षर यूज करते हैं, ये सब विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जब हम सर्वनाम में यूज करते हैं, यानी कि जब आप संज्ञा में यूज करोगे तो ने, को, से आएगा, क्योंकि यहाँ पर राम है, नाम है ये, ठीक है भाई। तो सर्वनाम के लिए यूज करोगे तो आएगा ऐसे, उसके लिए, इसमें से। तो जो यहाँ पर लिए वर्ड यूज हुआ है, से वर्ड यूज हुआ है, ये विभक्ति चिन्ह के रूप में यूज हो रहे हैं। तो इतनी बात पता चल गई आपको कि शब्दों का क्रियापद से क्या संबंध है। तो शब्दों का क्रियापद से जो संबंध दर्शाता है वो कौन दर्शाता है? विभक्ति। तो विभक्ति संस्कृत में भी है, हिंदी में भी इनकी पूरी टेबल है। जैसे आपने कई बार वो टेबल पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान। तो ये जो है चीज़ें, इसमें जो वर्ड्स हैं, उनसे हम हिंदी को समझ सकते हैं, उनसे हम संबंधों को समझ सकते हैं। इसके अलावा देखो, मैं छोटी छोटी ना एक एक दो दो मिनट की क्लिप डाल दूंगा वीडियो उस पर चैनल पर। तो आप क्या करोगे, वो एक एक दो दो मिनट की जब आप क्लिप देख लोगे तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, क्रियापद क्या होती है। तो संयुक्त क्रियाओं में सभी जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग तरीके से लिखी जाती हैं। जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, एक्शन बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे पढ़ा करता है, क्या करता है? पढ़ता है। आ सकता है, क्या कर रहा है? आना। जाया करता है मतलब कि जाना। खाया करता है मतलब खाना। ये सब क्या है? वर्ब हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? क्रियापद कहते हैं। ठीक है भाई। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह क्रियापद का यूज किया जाता है। ऐसी वाक्यों में एक चीज होती है, हाइफन। तो जो माइनस का निशान लगाते हैं ना हम, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइफन कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण के बीच में देखो लिखा हुआ है, शिव और पार्वती के रूप में लिखा है। तो इसे ना ज़्यादातर समासों में यूज़ किया जाता है, जैसे द्वंद्व समाज। अब आप कहोगे द्वंद्व समाज क्या है? तो द्वंद्व समाज पता है कौन सा है? जिसमें दोनों सब्जेक्ट क्या होते हैं? समान रूप से कार्य करते हैं। मैंने यहाँ पर देखो पेन से लिख भी रखा है ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। तो ऐसे वाक्य जिसमें दोनों सब्जेक्ट क्या होते हैं? सेम। जैसे राम और लक्ष्मण ने उनको मारा, तो राम लक्ष्मण दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसलिए देखो, इसके लिए हमने हाइफन का यूज़ किया। यानी कि हाइफन का यूज़ आप कहाँ करोगे? हाइफन का यूज़ आप द्वंद्व समाज में करोगे। वो भी कब करोगे? जिसमें दोनों पद क्या हों? प्रधान हो। दोनों जो करता है वो क्या हो? प्रधान हो। यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम हो। जैसे देखो, मैं बोलूँ राम ने नरेश को मारा, तो किसने मारा? राम ने। तो यहाँ पर नहीं लगाओगे हाइफन, क्योंकि काम कौन कर रहा है? राम। नरेश काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं कहूँ राम श्याम ने नरेश को मारा, तो राम के साथ आप हाइफन लगा सकते हो, क्योंकि राम और श्याम दोनों की क्या है? यहाँ पर दोनों का पद प्रधान है। पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना। तो ऐसे दो पद जहाँ पर मिल जाएं आपको, जिनका यूज समान हो, जो दोनों ही वर्क कर रहे हों, तो हम हाइफन का निशान देंगे। तो ये जो माइनस का निशान छोटा सा लगा होता है, इसे हम कौन सा निशान कहते हैं? हाइफन का निशान कहते हैं। इसके अलावा जब हम लिखते समय सा वर्ड यूज कर रहे हो, जैसा वर्ड यूज कर रहे हो, तो तुम सा, राम जैसा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, चाकू से तीखे हो तुम। तो इस टाइप में ना, इसमें भी हम क्या करते हैं? हाइफन का यूज करते हैं।
इसके अलावा तत्पुरुष समाज क्या है? तो तत्पुरुष समाज होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों कर्ता कार्य करते हुए, लेकिन कुछ पद ऐसे भी तो होते हैं जिसमें दूसरा पद ही प्रधान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बड़ा भ्रम सा होता है, तो इसलिए हमें ना तत्व इसमें क्या होता है, हमें हाइफन का निशान लगाना पड़ता है, जैसे भूतत्व। तो भूतत्व में अगर आप हाइफन का निशान लगाओगे तो चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अब हम बात करते हैं अव्यय क्या हैं। अब तक हमने क्या क्या सीखा? अब तक हमने सीखा संयुक्त वर्ण में खड़ी पाई कैसे हटाई जाती है, खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं, अन्य व्यंजन कौन से हैं, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, क्रियापद क्या है, फिर हमने हाइफन का यूज सीखा। अब हम अव्यय की बात कर रहे हैं। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिसका किसी भी लिंग वचन आदि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वाक्य सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है, हमें कोई फर्क नहीं है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, हमें कोई फर्क नहीं है। जैसे वर्ड है आपका। अब आपके में कोई दिक्कत नहीं है, आपका जब मैं बोल रहा हूँ आपका, तो आपके में क्या है, स्त्री और पुरुष है, दोनों के लिए आपका यूज होगा, सिंगुलर और प्लूरल हो, दोनों के लिए आपका यूज होगा। तो आपका साथ, यहाँ तक, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का मतलब इतना ध्यान रखना, अव्यय वो शब्द होते हैं जिस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो, जैसे लड़के के लिए अलग यूज होता है और लड़कियों के लिए अलग शब्द यूज होते हैं, लेकिन जो अव्यय होते हैं वो लड़कों लड़कियों के लिए सेम होंगे। सिंगुलर में अलग चीज़ें तरीके से चीज़ें लगती हैं, प्लूरल में अलग तरीके से चीज़ें लगती हैं, लेकिन जो अव्यय होते हैं सिंगुलर प्लूरल से उससे भी कोई फर्क नहीं, वो दोनों के लिए एक जैसा यूज होंगे। इतनी बात क्लियर पड़ गई। कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं, विस्मयादि बोधक वर्ड होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आह, ओह, आह, ए, ही, तो, सो, भी, ना, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, शी, जी। अब जो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये अनेक प्रकार के इमोशंस को दिखाते हैं और इन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। अभी थोड़ी है कि जो ये वर्ड है ओह, तो आप कहते हो ओह, तो जो ये वर्ड है ओह, ये लड़का भी बोल सकता है, लड़की बोल सकता है, इसमें थोड़ी है कि जेंडर भेद है। तो ये सब अव्यय कहला रहे हैं, यानी कि वे शब्द जिन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो सब क्या हैं? अव्यय कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। अब देखो श्रुति मूलक शब्द कौन से हैं। तो या और वा जो हैं ये श्रुति मूलक शब्द होते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनना, ठीक है भाई। तो जो या वर्ड है और वा वर्ड है इसे लिखते समय भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे लिखा है किए, अब देखो किए को ऐसे लिखते हैं, अब आप लिख दे रहे हो किए, ये गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, हुआ हुआ, तो देखो बोल सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन्हें लिखने का तरीका अलग है। तो वाह और या को लिखने का तरीका अलग है, ठीक है भाई। दूसरी तरीका ये है कि ये श्रुति मूलक व्याकरण परिवर्तन न होकर शब्दों का ही मूल तत्व होते हैं, यानी कि व्याकरण से इनका कोई परिवर्तन नहीं है, ये शब्दों के ओरिजिनल तत्व हैं। कई जगह देखो वैकल्पिक, वैकल्पिक, तो आप बोलोगे वैकल्पिक, तो वैकल्पिक में या के साउंड आ रहा है लेकिन मात्रा कैसी लग रही है, आई की लग रही है। श्रुति मूलक स्वरात्मक, तो देखो भाई आपको लिखते समय ऐसे बहुत सारे शब्द जब आप पढ़ते जाओगे तो चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। तो आपसे पूछे श्रुति मूलक शब्द कौन से हैं, तो माफ़ कीजिएगा शब्द कह रहा हूँ मैं, देखो कहीं अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कई बार फ्लो में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो श्रुति मूलक जो है वो अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, दो हैं, या और वा। अनुस्वार और अनुनासिकता की चर्चा हम ऑलरेडी इस चैप्टर के पहले पार्ट में कर चुके हैं कि अंक की बिंदी अनुस्वार होती है और जो ऊपर चंद्र बिंदु होती है उसे अनुनासिकता कहते हैं, ठीक है भाई। तो इस चीज़ की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, मैं इसे यहाँ पर स्किप कर सकता हूँ। इसके अलावा कुछ हिंदी में विदेशी ध्वनियाँ भी हैं, जैसे कि हमने बात करी कि अरबी से भी शब्द आए हैं, फारसी शब्द भी आए हैं, अंग्रेजी से भी शब्द आए हैं, संस्कृत से भी शब्द आए हैं, और इनका यूज़ लगातार होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदी के मानक रूप में आ चुके हैं। लाइक डैट, कलम, किला, दाग, अगर आप इनका विदेशी रूप से यूज़ करोगे तो इन्हें अलग तरीके से लिखा जाएगा, जबकि भारतीय रूप से लिखा जाएगा तो अलग तरीके से आएगा, ठीक है भाई। तो ये बात भी हम चर्चा कर चुके हैं, फारसी से कौन शब्द आए हैं, अंग्रेजी भाषा से कौन शब्द आए हैं, और संस्कृत भाषा से कौन शब्द आए हैं, ये सब चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर इनके एग्जाम्पल ही हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में जिन शब्दों में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनका शुद्ध रूप जब हिंदी में लिखते हैं तो वो आ का यूज़ होता है, या फिर आधा चंद्र यानी कि चंद्र बिंदु का यूज़ होता है। जैसे डॉक्टर, तो इंग्लिश में आप बोलोगे डॉक्टर, तो ओ का साउंड आ रहा है, डॉक्टर, ओ। लेकिन डॉक्टर को अगर हिंदी में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे डॉक्टर को, आप ऊपर क्या करोगे, अर्ध चंद्र बिंदु लगाओगे। अर्ध चंद्र का मतलब है सिर्फ आप ऊपर चंद लगाओगे, अंक की बिंदी ऊपर नहीं लगाओगे डॉक्टर लिखते समय, ये बात आपको पता है। तो अंग्रेजी में जिसमें साउंड ओ आता है उसे जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ऊपर क्या लगता लगा देते हैं, ऊपर हम अर्धचंद लगा देते हैं। अर्धचंद का मतलब है अंक की बिंदी नहीं लगाओगे, सिर्फ निशान लगा दोगे, ठीक है भाई। हलंत चिन्ह क्या होते हैं इसकी चर्चा मैं पहले से कर चुका हूँ।
कि शब्दों के नीचे जो वो छोटी सी एक डंडी सी लगा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। उसका मतलब ये है, देखो भाई जितने भी व्यंजन हैं, जितने व्यंजन है का खा गा घा, ये सब जितने भी व्यंजन हैं, ये ना स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। तो जब हम हलन चिन्ह लगा देते हैं ना, तो उसमें से हम स्वर को अलग कर देते हैं। जैसे मैंने ला के नीचे हलन चिन्ह लगाया, तो वो आधा ला है, इसका मतलब उसमें जो आ का साउंड था वो चला गया। जैसे आप बोलो ला, तो आप ला बोल रहे हो तो देखो उसके पीछे आ का साउंड आ रहा है ना, लेकिन आप बोलो हल, तो जब आप हल बोलोगे तो उसमें आ का साउंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। लेकिन मैं बोलूँ आपसे, बोलो का, तो आप का जैसे बोलोगे आ का साउंड आ रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कबूतर, तो इसमें भी आ का साउंड आ रहा है। मैं, चलो एक और एग्जाम, हाँ तक, आप बोलो तक, तो जब आप बोलोगे तक, तो तक में आ का साउंड आ रहा है, नहीं का पे बात खत्म हो जा रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ का, तो देखो आ का साउंड आ रहा है। तो हर एक व्यंजन में स्वर होता है, आ सब में छुपा होता है। तो जब हम उस आ को हटाते हैं तो हलन चिन्ह का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। स्वर परिवर्तन क्या होता है, तो संस्कृत में तत्सम शब्दों का जब शुद्ध रूप से लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्वर परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार से विसर्ग क्या होते हैं, तो विसर्ग के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि विसर्ग का यूज किस प्रकार से होता है। यानी कि जो दो बिंदियां लगाते हैं, जैसे इसमें लिखा है देखो दुख, दुखानुभूति, तो ये जो दो बिंदियां लगी हैं ये क्या कहलाता है, विसर्ग का निशान कहलाता है। ए और औ का प्रयोग कैसे करते हैं हिंदी में, अब ये बहुत बड़ी समस्या होती है भैया, ए और औ का यूज कहाँ किया जाए। अब हम जैसे ध्वनि को व्यक्त कर रहे हैं वैसे यूज करेंगे। जैसे आप बोलो है, तो जब आप बोलोगे है तो इसमें दो मात्रा आएंगी। इसी प्रकार से आप बोलोगे गवैया, कौआ, तो इसमें क्या होगा, बड़े की मात्रा, बड़े औ की मात्रा आएगी। इसे आप अगर आप गवैया को ऐसे लिखोगे जैसे यहाँ लिखा है, आधा या लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। कौआ को आधा वा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा पूर्णकालिक प्रत्यय, तो उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, ये अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में चीजें बताई गई हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा लेखन में हम शिरा रेखा का भी यूज करते हैं, फुल स्टॉप का भी यूज करते हैं, विराम चिन्हों का भी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, क्वेश्चन मार्क का भी यूज करते हैं। इन सब चीजों के बारे में आगे चलकर चैप्टर में बताया जाएगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा है श्रीमती बधू, तो देखो बा और वाह में भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है इंसान को कि बा लिखें या वाह लिखें। अब ये भी प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर करता है कि बंदा बोल कैसा रहा है। तो श्रीमती बधू गलत है, ये श्रीमती वधू होगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको हिंदी की लिपि के बारे में पता चला, लिपि का यूज हम क्यों करें ये पता चला। इसके अलावा हिंदी के बहुत सारे नियम पता चले आपको, लेकिन ये चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आएंगी। चैप्टर नंबर 1 अन्य चैप्टरों का सिर्फ इंट्रो है, और अगले चैप्टरों में हम इसे और भी ज़्यादा खुलकर पढ़ने वाले हैं। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आगे चैप्टर का सारांश दिया है और चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 की वीडियो में। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और देखो अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि आप अब तक जो स्कूलों में हिंदी पढ़ते थे वो हिंदी उस टाइप की नहीं थी। उसमें तो आप आराम से क्या कर रहे हो, कहानियाँ सुन रहे हो, प्रेमचंद के फटे जूते, ईदगाह, इस टाइप की कहानियाँ सुन रहे हो। लेकिन यहाँ पर हम हिंदी को बोलना सीख रहे हैं, हिंदी को लिखना सीख रहे हैं, तो एकदम से चीज़ें समझने में थोड़ा सा क्या होगा, कठिनाई आपको होगी। तो बार बार चीज़ों को पढ़ो, बार बार चीज़ों को समझो, जो ना समझ में आए उसके लिए आप नेट का यूज़ करो। मोस्टली मैं कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझा सकूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।